Assalamu alaikum जनाब. आई होप दैट यू ऑल विल बी फाइन, एंजॉइंग गुड हेल्थ. दोस्तों, आज हम लोग अपना सिलेबस एंड करेंगे आखिरी चैप्टर के साथ, जिस तरह आपसे वादा किया था कि 15 डेज़ की हमारा ये क्रैश कोर्स चलेगा, ये एक्सप्रेस बैच चलेगा. और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक कंप्लीट सिलेबस कवर किया है. एंड विद दैट I feel so happy when I see the WhatsApp group that you guys are now taking it very, very seriously. You are working day in, day out. आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग खुशी से इस पेपर को प्रिपेयर कर रहे हैं. That means so much to me. तो आज का ये चैप्टर हमें दो बातें बताएगा: बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट. सबसे पहले हम लोगों ने बात करनी है ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट जो आप रिसीव कर रहे हैं और जो आप पे कर रहे हैं. इन अदर वर्ड्स या इन मैक्रो, इफ आई से कि exports एंड imports के दरमियान देयर शुड बी अ बैलेंस्ड अप्रोच, एन इक्विलिब्रियम अप्रोच. तो आइए शुरू करते हैं विद द टर्म बैलेंस ऑफ ट्रेड. ये दो वर्ड्स हैं, एक है BOT, एक है BOP. एक है बैलेंस ऑफ ट्रेड और एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट. BOT क्या है? BOT इज द डिफरेंस, यानी कि हमारे पास दो टर्म्स होंगी, दो वेरिएबल्स होंगे, उसके दरमियान कोई ना कोई डिफरेंस आएगा. द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट. तो X एक्सपोर्ट हो जाएगा और Y मेरे पास इंपोर्ट हो जाएगा. और नॉर्मली हम लोग एक्सपोर्ट के लिए X यूज़ करते हैं और इंपोर्ट के लिए M यूज़ करते हैं. द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज कॉल्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड. If the value of export is greater than the value of import, अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, अगर X ज़्यादा है M से, तो डेफिनेटली इट इज़ कॉल्ड ट्रेड सरप्लस या फेवरेबल बैलेंस. जब हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा है, हम बाहर ज़्यादा माल भेज रहे हैं, हमारी बाहर से आमदनी आ रही है, रिसीविंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा है, गिविंग अवे यानी कि इंपोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी पेमेंट कम है, तो इट इज़ ट्रेड सरप्लस और इट इज़ फेवरेबल बैलेंस. और अगर इसका उलट है, यानी कि अगर इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से, तो इसको हम कहेंगे ट्रेड डेफिसिट या अनफेवरेबल बैलेंस. तो ये हमारे पास दो टर्म्स नज़र आ रही हैं. एक है सरप्लस BOT और एक है डेफिसिट BOT. सरप्लस क्या है? एक्सपोर्ट्स ग्रेटर हैं इंपोर्ट से, और ये ऐसे. एक बात आपने ज़हन में रखनी है BOT में और BOP में, कि BOT के अंदर हम लोग सिर्फ गुड्स को लेते हैं. ओनली टेंजिबल आइटम्स को पिक किया जाता है, जिनको आप फिजिकल टच कर सकते हैं. ओनली विजिबल आइटम्स आर कंसिडर्ड. ये है BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड. अगर मैं BOP की बात करूं, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं,
तो कॉन्सेप्ट सेम है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस। ऊपर भी क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ही तो है। तो नीचे ये क्या है, सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, दूसरे मुल्कों के साथ आई शुड से इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कर रहा है। तो मुल्क दूसरे मुल्क के साथ अगर ट्रेड करेगा तो कैसे करेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए करेगा। तो अगेन जो पैसा आ रहा है, जो पैसा उसको रिसीव हो रहा है, उसको हम कहेंगे रिसीट्स, यानी कि इनफ्लो ऑफ फंड्स और क्रेडिट एंट्री। और जो पैसा जा रहा है, रिसीट का ऑपोजिट क्या होगा, पेमेंट। इनफ्लो ऑफ फंड्स तो आउटफ्लो ऑफ फंड्स, वो क्रेडिट एंट्री थी, ये हो जाएगी डेबिट एंट्री। बीओपी के अंदर आप सर्विसेज को भी लेते हैं, यानी कि इनविजिबल आइटम्स को भी कंसिडर किया जाता है। तो बीओपी के अंदर हमारे पास गुड्स प्लस सर्विसेज होते हैं, हमारे पास गुड्स प्लस सर्विसेज जहाँ पे कंसिडर किए जाते हैं। विजिबल आइटम्स, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। ऐसी आइटम्स, ऐसे गुड्स जिसमें टेंजिबल चीज़ें हों, जिस तरह गाड़ी हो गई, शूज़ हो गए। और इनविजिबल सर्विसेज लाइक इंश्योरेंस सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसको कॉम्प्रिहेंड करना, डिटरमिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये भी आपको पैसा कमा के देती हैं। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट को हम लोग स्प्लिट कर लेते हैं इनटू 3 पार्ट्स। एक है मेरे पास करंट अकाउंट, एक है मेरे पास कैपिटल अकाउंट, और एक है मेरे पास रिजर्व अकाउंट। तो इसको मैं स्प्लिट कर लूँगा इनटू 3 पार्ट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का एक और नाम भी है फाइनेंशियल अकाउंट, और रिजर्व अकाउंट का एक और नाम भी है फाइनेंसिंग अकाउंट। तो हम इसको फाइनेंसिंग अकाउंट भी कह सकते हैं। बेसिकली है क्या, व्हाट यू आर सपोज टू डू, द नेचर ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, अकाउंटिंग किस तरह होगी बीओपी की, ये सिमिलर है टू डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। अगर आपको अकाउंटिंग के अंदर डबल एंट्री पास करना आती है तो इट इज एज मच सिमिलर टू दैट, विच इंश्योर्स दैट अकाउंट्स एज होल ऑलवेज बैलेंस टू जीरो, यानी के एक्सपोर्ट्स शुड बी इक्वल टू इंपोर्ट्स। क्योंकि अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो गई इट विल बी सरप्लस, इंपोर्ट बढ़ गई इट विल बी डेफिसिट। तो ये हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए, बैलेंस टू व्हाट, बैलेंस टू जीरो। हाउएवर देयर मे बी डेफिसिट और सरप्लस ऑन ईच ऑफ द 3 अकाउंट्स दैट टुगेदर मेक अप द बीओपी। आगे पीछे हो सकते हैं, मगर अच्छी बात क्या है कि ये हमेशा बैलेंस ही रहे। जी, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, जिसका एग्रीगेट बैलेंस हमें देता है एक फाइनल बैलेंस। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू 3-4 पार्ट्स। नंबर 1, ट्रेड इन गुड्स और ट्रेड इन सर्विसेज, यानी कि गुड्स की इंपोर्ट और गुड्स की एक्सपोर्ट। गुड्स से मुराद क्या है? फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स या कंपोनेंट पार्ट्स फॉर असेंबली। फॉर एग्जांपल, कॉटन की एक्सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान टू यूके विल बी रिकॉर्डेड हेयर एज अ क्रेडिट आइटम, यानी कि इसके पैसे आपने रिसीव करने हैं या कर लिए हैं या रिसीव करने हैं, तो वो पैसा क्रेडिट होगा आपके अकाउंट में। इनफ्लो आएगा
ऑफ रिसोर्सेस टू पाकिस्तान। इसी तरह सर्विसेज, टूरिज़्म हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गई, कंसल्टेंसी हो गई। पाकिस्तानी टूरिस्ट गोइंग ऑन अ हॉलीडे टू ग्रीस रिप्रेजेंट्स एन इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। हम लोग बाहर जा रहे हैं वो इम्पोर्ट है, वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं एक्सपोर्ट है। तो ये क्या बन जाएगा, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो इट वुड बी डेबिट आइटम, और अगर वो पाकिस्तान में आ रहे हैं तो इट वुड बी क्रेडिट आइटम। इन्वेस्टमेंट इनकम्स, ओवरसीज एक्टिविटी दैट लीड्स टू अ फ्लो ऑफ मनी बैक टू द कंट्री। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आपने बाहर इन्वेस्टमेंट की है, उस इन्वेस्टमेंट से जो मुनाफा आ रहा है वो मुनाफा पाकिस्तान में रिसीव कर रहे हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट इनकम। आपको बाहर से डिविडेंड मिल रहा है, फॉरेन फर्म्स, फॉरेन इंडस्ट्रीज, फॉरेन सेक्टर आपको पाकिस्तान में बैठे हुए डिविडेंड भेज रहे हैं, पैसा दूसरे मुल्क से पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा है, डॉलर्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाउंड्स पाकिस्तान में आ रहे हैं, आपको इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही है। ये कहाँ पे जाएगा, आपके करंट अकाउंट में जाएगा। बाहर से कोई पेंशन आ रही है, गिफ्ट आ रहा है, ओवरसी एड आ रही है, ये सारी वन साइडेड ट्रांजैक्शंस होंगी। यानी कि ये वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसको आप गिफ्ट्स कह सकते हैं, बल्कि आप इसको कंप्लीटेड गिफ्ट्स कह सकते हैं। तो बाहर से पेंशन मिल रही है, गिफ्ट मिल रहा है, कोई एड आ रही है जिसके बदले आपने कुछ नहीं दिया, तो ये भी क्रेडिट हो रहा है, आपके करंट अकाउंट में आ रहा है। तो ये बेशक वन साइडेड है मगर पैसा आप तक पहुंच रहा है। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ गया, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट इनकम और ट्रांसफर्स। कैपिटल अकाउंट एंड फाइनेंसिंग अकाउंट। सबसे पहले रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डोमेस्टिक फर्म ने एक फैक्ट्री लगा ली है दूसरे मुल्क जाके और वहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं, वहाँ से पैसा अर्न कर रहे हैं। तो वो क्या है, हमारे ही लोग बाहर चले गए हैं, वहाँ जाके पैसा कमा के पाकिस्तान को वापस भेज रहे हैं। तो ये हमारी इनकम है जो कि कैपिटल अकाउंट में जाएगी। जो प्रॉफिट्स अर्न करेंगे वो करंट अकाउंट को मिलेंगे, मगर जो उसके अलावा जितने भी अर्निंग होगी दैट वुड बी इन कैपिटल या फाइनेंसिंग अकाउंट। फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदो फरोख्त। यूके रेजिडेंट पाकिस्तान की किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे तो वो पैसा देगा। तो जब उसने पैसा दिया, पाकिस्तान को पैसा मिला, तो इसका मतलब है कि अगर वो हमारे शेयर्स परचेज कर रहा है इट वुड बी इनफ्लो ऑफ कैपिटल टू पाकिस्तान। हाँ, जब हम उसको डिविडेंड पे करेंगे वो आउटफ्लो भी होगा, मगर वो उसकी उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट से बहुत ही कम होगा। डेरिवेटिव्स, ये भी कहाँ पे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में। रिजर्व एसेट्स जो कि सेंट्रल बैंक ने संभाल के रखे हुए हैं ताकि वो तमाम डेफिसिट्स को कवर कर सके, ये भी कहाँ पे क्लासिफाई होंगे, कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। तो अगर डेफिसिट आ जाए, नुकसान हो जाए, पैसा बाहर ज़्यादा चला गया है, इनकम कम है, यानी कि डेफिसिट क्या है, खर्चा ज़्यादा है, या आप कह लें कि आउट गोइंग इज ग्रेटर देन इनकमिंग। तो अब मैं क्या करूं, पैसा पाकिस्तान में नहीं आ रहा, पैसा पाकिस्तान में नहीं आ रहा है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बोरो करना चाहिए, मुझे उधार पकड़ना पड़ेगा, मुझे अपनी मनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और मुझे अपने पास रखा हुआ गोल्ड बेचना पड़ेगा।
अपने पास रखे हुए रिजर्व्स बेचने पड़ेंगे। और अगर इनकमिंग ज़्यादा है, आउटगोइंग कम है, तो डेट्स उतारूंगा और बचे हुए पैसे से फाइनेंशियल सर्विसेज या गुड्स को परचेज कर लूँगा। तो इन दोनों अकाउंट्स को यू हैव टू मेक इट बैलेंस्ड। इन प्रैक्टिस लाजमी बात है, ये पॉसिबल नहीं है, मगर थ्योरी ये कहती है कि आपने दोनों अकाउंट्स को बैलेंस लेके चलना। जिस तरह अगर हम देखें तो करंट अकाउंट गुड्स के अंदर -24 बिलियन है, सर्विसेज में +15 है, इनकम 14 माइनस में जा रही है। कुल मिला के ऐड किया तो डेफिसिट है करंट अकाउंट मेरा। इसी तरह कैपिटल अकाउंट देखा तो ये 9, 6, 8 नहीं 9, 6, 8 और 9 17 और पीछे -17 था तो 17 - 17 0। इस तरीके से किताब ये कहती है कि आपने इसको बैलेंस रख के चलना है। कॉजेज ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, क्यों करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है, उसके क्या रीजंस हैं। इसका मतलब है ये हमें बताने ये जा रहे हैं कि क्यों हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू हमारे एक्सपोर्ट्स। नंबर 1, हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इंपोर्ट। देखें, जब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इट मीन्स उस इकोनॉमी में उसकी नेशनल इनकम बढ़ रही है। इट ऑल्सो मीन्स कि उसकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। इट ऑल्सो मीन्स कि कंज्यूमर के पास अब ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। इट ऑल्सो मीन्स कि अब वो कंज्यूमर बाहर लाजमी जाएगा और बाहर से गुड्स लाजमी इंपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके पास इजी मनी आ चुकी है। देखें ना, जब मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई है, क्या होता है, जब मेरी डिमांड बढ़ती है तो हमारे मुल्क की अपनी प्राइसेस भी साथ बढ़ जाती हैं। तो जब हमारे पास हमारे ही गुड्स महंगी होनी शुरू हो रही हैं, तो फिर हम गुड्स कहाँ से मंगवाएंगे? बाहर से। तो स्विफ्टली इंपोर्ट्स मेरी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, बहुत ही आसानी के साथ ये इंक्रीज़ हो जाएंगी। दूसरी रीज़न, डिक्लाइन इन मैन्युफैक्चरिंग पोटेंशियल। अगर हम लोग बना ही नहीं रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर वो चीज़ अवेलेबल ही नहीं है, हमारी इकॉनमी नहीं बना रही है, प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है, तो भाई जब हम लोग बना ही नहीं रहे हैं या बहुत लिमिटेड बना रहे हैं, तो एक्सपोर्ट क्यों करेंगे? कर ही नहीं सकते। और जब वो चीज़ मुझे ही नहीं मिल रही है अपने मुल्क की बनी हुई, और मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं कहाँ से मंगवाऊँगा? बाहर से मंगवाऊँगा, इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। हमारे अपने मुल्क में इन्फ्लेशन बहुत हाई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो इसका मतलब ये है कि कंपेटिटर्स सस्ती बेचेंगे, वो कहाँ पे मौजूद हैं? बाहर में। तो अब मुझे लेस कंपेटिटिव फैक्टर्स तलाश करने पड़ेंगे, ऐसी इंपोर्ट्स ढूंढूं जो कि यहाँ पे मंगवा के भी सस्ती पड़ रही है मुझे, तो मेरी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी एज़ कंपेयर टू माय एक्सपोर्ट्स। और अगर मेरी प्रोडक्शन है और मुझे मेरी ग्रोथ के लिए या अपने ही प्रोडक्ट को स्केल करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो बाहर से आएगा, तो डेफिनेटली इफ़ आई एम रिलाइंग ऑन मटेरियल्स टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज, इट मीन्स कि मेरी इंपोर्ट्स डेफिनेटली बढ़ने वाली हैं। एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू है, जब मेरा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू हो जाए, हद से ज़्यादा बढ़ जाए, एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाती हैं और इंपोर्ट्स ज़्यादा चीपर हो जाती हैं टू बाय। इकोनॉमिक कंडीशंस अनफेवरेबल है, मुल्क में रिसेशन चल रहा है, तो अब इसको बचाने के लिए, इसको पूरा करने के लिए मुझे इंपोर्ट्स करनी पड़ेंगी
तो ये कुछ रीज़न्स हैं जहाँ पे मैं कहता हूँ कि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। जब मेरी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं इसका मतलब है कि आई एम गोइंग इन डेफिसिट स्टेट, आई एम गोइंग इन डेफिसिट स्टेट। अब इससे बाहर आने के लिए आई हैव टू मेक करेक्टिव मेजर्स। इससे अपनी जान छुड़ाने के लिए मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी इंपोर्ट्स कम हो, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएं और दोनों बैलेंस्ड वे में आ जाएं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले व्हाट कैन बी द मॉनेटरी मेजर्स। नंबर 1, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। जान के अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दें, जान के अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दें। उससे क्या होगा, जो बाहर बैठे हजरात हैं उनके लिए आपकी प्रोडक्ट्स सस्ती होनी शुरू हो जाएंगी, तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी, एक्सपोर्ट सस्ती हो जाएगी। डिफ्लेशन, प्राइस लेवल को डोमेस्टिक मार्केट में नीचे ले आएं जिससे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कंपटीशन कम हो जाएगा, लोग आपकी प्रोडक्ट्स को बाय करना पसंद करेंगे, वो उनकी आपकी प्रोडक्ट्स उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगी, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। एक्सचेंज कंट्रोल, अपने एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर लें तो ये भी पॉसिबल है। फिर नॉन मॉनेटरी मेजर्स भी तो होते हैं। टैरिफ्स, इंपोर्ट्स पे ड्यूटियाँ लगा दें, इंपोर्ट्स को वैसे ही महंगा कर दें जिससे वो लेस अट्रैक्टिव हो टूवर्ड्स डोमेस्टिक मार्केट। डोमेस्टिक में वो चीज़ सस्ती मिले और इंपोर्ट्स करते वो चीज़ें महंगी पड़ें, ड्यूटी है, सरचार्ज है। तो यहाँ पे फिर डोमेस्टिक सप्लायर्स को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। या कोटा रख लें, गवर्नमेंट कोटा फिक्स कर ले कि भाई इससे ज़्यादा मुल्क में चीज़ें इंपोर्ट नहीं की जा सकती। एक्सपोर्ट्स को प्रमोशन दें थ्रू ट्रेड फेयर्स, एग्जीबिशंस लगाएं, डिप्लोमेटिक डील्स करें और इंपोर्ट्स के सब्सटीट्यूट्स बनाएं। जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होती हैं अपने मुल्क की मशीनरी को यूज़ करते हुए, अपने मुल्क के एफओपी को यूज़ करते हुए उसके सब्सटीट्यूट्स बनाएं। जी, हियर वी सी, चल जा भाई, here we see that domestically the domestic price is higher than the world price। भाई डोमेस्टिक प्राइस ये है बेसिकली वर्ल्ड प्राइस, ये वर्ल्ड सप्लाई है। हमारी डिमांड ये आ रही है, सप्लाई डोमेस्टिक की ये है। इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। द लेवल ऑफ इम्पोर्ट इज डिटरमिन्ड बाय सप्लाई एंड डिमांड फॉर गुड्स एट डिफरेंट प्राइस लेवल at WP QD माइनस QS मस्ट बी इम्पोर्टेड। देखें कट कहाँ पे कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर। तो अगर मैं इस प्राइस टैग को रखूं, अगर मैं इस प्राइस टैग को रखूं तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड प्राइस से नीचे चार्ज कर रहा हूं। और अगर मैं इससे ऊपर जाऊं तो मैं उससे ज़्यादा चार्ज कर रहा हूं। तो मुझे उसके नीचे नीचे रहना चाहिए जिससे मेरी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव टर्म्स ऑफ ट्रेड। बेसिकली ये रेशो है TOT, टर्म ऑफ ट्रेड। ये रेशो है ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस टू इंपोर्ट प्राइसेस, यानी कि एक्सपोर्ट्स ओवर इंपोर्ट्स। अमाउंट ऑफ इंपोर्ट गुड्स टू एन इकोनॉमी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सपोज ओवर अ गिवन टाइम एक्सपोर्ट बढ़ गई है 20% से, यानी कि 1.2, और इंपोर्ट बढ़ी है 1.1 यानी कि 10% से। तो इसको जब आप निकालेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है TOT का, टर्म ओवर ट्रेड का। द टर्म्स ऑफ ट्रेड आर सेट टू इम्प्रूव व्हेन एक्सपोर्ट प्राइसेस इंक्रीजिंग। बट TOT कब बढ़ेगा, जब उसका डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा।
यानी कि जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाएंगे, और ये एक्सपोर्ट ज़्यादा क्यों होंगी, ये हम इसके तमाम रीजंस पीछे पढ़ के आ चुके हैं। An improvement in the term of trade caused by an increase in the price of exports may bring a proportional greater fall in the demand। बट अगर ये उलट हो जाए तो फिर आपकी इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, जिससे आपकी एक्सपोर्ट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो आपने ऑपोजिट की तरफ यानी कि वर्स हालात की तरफ मुल्क को जाने नहीं देना। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम लोग ऑन एक्सचेंज रेट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।